नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। देखिए, ट्रंप की जो है महत्वाकांक्षा वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब नया बयान उनका ये आया है कि वो ग्रीनलैंड को उस पर अपना कब्जा चाहते हैं और वो इसलिए कब्जा चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए ये, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। चीन और रूस ये दोनों ग्रीनलैंड पे कब्जा न कर ले, इसलिए अमेरिका ऐसा चाहता है। ट्रंप डर दिखा रहे हैं कि अगर हमने कब्जा नहीं किया तो चीन और रूस ग्रीनलैंड पे कब्जा कर सकता है। और अब ग्रीनलैंड जो है वो क्या है वो हम बात करेंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप, उस पर बात करते हैं। ट्रंप जो है बीबीसी से बात कर रहे थे और उस पर उन्होंने कहा कि देशों के पास मालिकाना हक होना चाहिए और आप मालिकाना हक की रक्षा करते हैं, लीज की नहीं, और हमें ग्रीनलैंड की रक्षा करनी होगी। अब जान लीजिए कि डेनमार्क के बगल में जो ये ग्रीनलैंड है उस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसको बड़ा जरूरी बता रहे हैं ट्रंप। और वेनेजुएला के बाद अब उनकी नजर जो है वो ग्रीनलैंड पर है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अभी इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है, मीडिया में इस तरह की चर्चा अभी खुले तौर पे नहीं आई है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है। ये जो ग्रीनलैंड है वो यहाँ 57,000 की आबादी है और 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 80% हिस्सा इसका बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर करती है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और आयरन यहाँ हो सकते हैं और अमेरिका की दिलचस्पी इसलिए भी यहाँ बढ़ी। और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बर्फ लगातार पिघल रही है, उससे ये माना जा रहा है कि कुछ समय के बाद यहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और देखिए, मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और जियोलॉजिस्ट एडम सिमोन, उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड में पूरी दुनिया का 1/4 या करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल हो सकता है और चीन वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन जो है अभी दुनिया में सबसे बड़ा देश है जहां रेयर अर्थ मिनरल है और इसको लेकर के ट्रंप जो है अपनी बात कर रहे हैं। सुरेंद्र तंवर जी कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर तो अमेरिका एक बार पहले भी हमला कर चुका है। हाँ, लेकिन अभी ये कह रहे हैं, मतलब ये हमला केवल नहीं करना चाहते हैं बल्कि पूरी तरह कब्जा कर लेना चाहते हैं। और ये जो वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया है और दुनिया एक तरह से कहिए चुप है, उससे ट्रंप का हौसला बढ़ा है। ईरान में जो हो रहा है वो भी आपको पता ही है कि ईरान अब जो है वहां जिस तरह का विद्रोह ईरान के भीतर शुरू हो गया। एक तो इजरायल ने खूब मिसाइल हमले किए और उसके जो परमाणु संयंत्र है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया, हालांकि कहा गया कि नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन फाइनली इजरायल रुक गया। लेकिन अब अमेरिका जिस तरह से उसमें दखल दे चुका, अमेरिका ने भी हालांकि बमबारी वगैरह की थी लेकिन अब ईरान पर भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। कब्जा मतलब वो सीधे वेनेजुएला की तरह तो कब्जा नहीं करने जा रहा है, लेकिन वहां जो अपनी कठपुतली सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है अमेरिका, और अमेरिका का यही प्रयास है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने
निवेदन किया है, कहिए एक तरह से अमेरिका को या ट्रंप को, कि जैसे आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया, वैसे ही नेतन्याहू को भी किडनैप करें। आपको पता है नेतन्याहू जो है वो इजराइल के चीफ हैं, प्रधानमंत्री हैं वहां के, और बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने की है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को पकड़ सकता है और पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं, और नेतन्याहू को हम मानवता का सबसे बड़ा अपराधी मानते हैं। आपको पता ही होगा कि जो गाजा में जो चल रहा है, वहां पिछले 2 साल की ही अगर बात करें तो अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 18,403 बच्चे और 17,000 फिलिस्तीनी ऐसे हैं बच्चे जो माता और पिता दोनों को खो चुके हैं। और राहत एजेंसियों का कहना है कि अब ये शहर नहीं, जिंदा बचे लोगों का कैंप मात्र है। यानी गजा पट्टी को एक तरह से कहिए कि तबाह कर दिया गया। और जो इंटरनेशनल अदालत ने नेतन्याहू को अपराधी घोषित किया है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने पहले ही गजा में अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। लेकिन अमेरिका क्या नेतन्याहू पे कार्रवाई करेगा, और पाकिस्तान के ये कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान जानता है कि नेतन्याहू को ट्रंप किडनैप नहीं करेगा। नेतन्याहू ट्रंप के दोस्त हैं, और नेतन्याहू को किडनैप करने की बात अगर ट्रंप सोचेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि जो ज्यूज है, जो यहूदी है, जो व्यापारी है, अमेरिका में सबसे बड़े वही लोग हैं। और ट्रंप ऐसा करके यहूदी व्यापारियों से दुश्मनी नहीं लेंगे, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद पे भी खतरा आ जाएगा फिर। और पाकिस्तान लेकिन ये इसलिए ऐसा कह रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा कहने से मुसलमानों का हित ऐसी दुनिया में बनेगा। तुर्की के साथ ईरान से भी संबंध अच्छे हैं पाकिस्तान के, चूंकि ईरान और पाकिस्तान की सीमा रेखा जुड़ती है। ईरान में जो हो रहा है उसका कैसे विरोध करे पाकिस्तान, ये भी उसके लिए एक तनाव का विषय है, चूंकि अमेरिका से दुश्मनी पाकिस्तान सीधे सीधे नहीं ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो मुस्लिम कंट्रीज के बीच नेता बने और मुस्लिम झंडा बरदार बने, और उससे जो है उसको फायदा दिखाई पड़ता है। इसलिए आप याद कीजिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तुर्की ने भी हेल्प की पाकिस्तान की, और चीन ने भी हेल्प की, लेकिन ढेर सारे मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं की। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुख जो है वो भारतवर्ष है। भारत से उसकी दुश्मनी गहरी है, और इस गहरी दुश्मनी को पाकिस्तान बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वहाँ के जो जमींदार हैं, जो अमीर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको ये सूट करता है सत्ता में बने रहने, कि भारत के साथ वो दुश्मनी निभाएं। इसलिए जो आतंकवादी शिविर रखे हुए हैं अपने भीतर, जो पालते हैं आतंकवादियों को, पाकिस्तान पालता है, वो इसलिए पालता है कि वो हिंदुस्तान में गड़बड़ी क्रिएट करे। और हाल के वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं देश की सत्ता में, पाकिस्तान लगातार ताकतवर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी कहें कि हम 56 इंच के हैं या दुनिया में डंका बज रहा है और क्या क्या, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में भारत बेहद कमजोर हुआ है।
जो आर्थिक ढोल पीटा जा रहा है वो भी नकली है अर्थव्यवस्था के बढ़ने का, और जो कूटनीतिक ताकत थी हमारी वो भी खत्म हुई, कम नहीं हुई है, खत्म हो गई है। इसलिए ट्रंप जब बार बार बेइज्जत करते हैं तो मोदी कुछ बोल नहीं पाते। अभी आपको पता ही है कि लेटेस्ट जो है कहा गया कि मोदी की वजह से ही अमेरिका और भारत के बीच जो है जो डील होना था, जो समझौता होना था, व्यापार समझौता, वो नहीं हो पाया। और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होना था, भारत को दूसरे नंबर पर रखा था ट्रंप ने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की ट्रंप से, और इसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ है और भारत जो है अब बहुत पीछे चला गया है अमेरिका की नजर में, ट्रंप की नजर में। हालांकि इसका तुरंत खंडन किया भारत के विदेश मंत्रालय ने और कहा कि ये दावा गलत है। ये जो लुटनिक कह रहे हैं कि ट्रंप से बात नहीं की, फोन नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, ये गलत है, ये झूठ है। नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में कुल 8 बार फोन पर बातचीत की है ट्रंप से। हालांकि ये भी सही है कि ये 8 बार जो फोन पर बात की वो कब की, ये नहीं बताया विदेश मंत्रालय ने। जब इंतजार कर रहे थे ट्रंप तब किया था, या जब इंतजार खत्म कर दिया ट्रंप ने तब किया। और विपक्ष के लोग, हमारे भारत के भीतर जो विपक्ष है, विपक्षी दल है, उनका कहना है कि जब फोन करना था तो नहीं किया, और जब देर हो गई तो फोन किया, और उस फोन का फिर मतलब क्या? मतलब जो भारत को नुकसान हो रहा है व्यापार के मामले में, वो मोदी की गड़बड़ी की वजह से, मोदी की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, ये विपक्ष का कहना है। और हालांकि ये हुआ भी यही है। मोदी लगातार कहते रहे कि ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन जब ट्रंप सत्ता में आए तो मोदी को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, भारत को धमकाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। 55 से ज्यादा बार कहा कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने मदद नहीं की, और जो तकनीकी मदद चाहिए थी भारत को, जो अपेक्षा थी अमेरिका से, वो अपेक्षा पूरी नहीं की ट्रंप ने। और ट्रंप ने लगातार ये दबाव बनाया भारत पर कि भारत अमेरिका के सामने झुक जाए, कि कृषि उपज अपना अमेरिका भारत में भेजे। लेकिन भारत की मजबूरी है कि भारत का किसान खुद ही अपने अनाज कहाँ बेचे, उसको सही कीमत नहीं मिलती है। भारत में इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों को लेकर के, किसानों ने 13 महीने का आंदोलन किया, और ऐसे में अगर अमेरिका सप्लाई करने लगे अनाज भारत, तो भारत के किसानों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। और नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी थी कि अगर इसकी परमिशन देते हैं तो किसान नाराज होंगे, भारत में उनके खिलाफ जो है एक माहौल बन जाएगा। और बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि फिर अडानी जी को भी नुकसान होता है। अडानी जी जिस तरह से अनाज घर बनाया है, उसका क्या होता है? अब तो भारत सरकार का जो खाद्य मंत्रालय है या खाद्य विभाग है, वो भी अपने अनाज उनके अनाज घर में रखता है, उसके बदले रेंट पे करता है। तो अमेरिका ने अब जब कहा है कि 500% का टैक्स लगाएंगे, और इस 500% टैक्स नहीं बल्कि उसको टैरिफ बोल लिया, हालांकि टैक्स है लेकिन उसको टैरिफ कहा जाता है, कि 500% का टैरिफ लगाएंगे, और इसका बिल जो है पास भी हो गया है। तो अगर ऐसा हुआ तो भारत एक बार फिर मुसीबत में फंसेगा, क्योंकि व्यापार जो है सबसे बढ़िया अमेरिका के साथ है। यही अमेरिका ही एक जगह है जिससे भारत को फायदा हो रहा है। बाकी दुनिया के अन्य देशों के साथ जो भारत का व्यापार है उसमें बजट घाटा है, हम ज्यादा आयात करते हैं, निर्यात कम करते हैं। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम, भारत जो है उत्पादन हब नहीं है,
और ये सबसे बड़ा संकट है भारत का। तो फिर जो है नरेंद्र मोदी जी की जो समर्थक है वो बता देते हैं कि आर्थिक व्यवस्था हमारी जो है कितनी मजबूत है और हम कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन वो तरक्की किस तरह से कर रहे हैं, वो जो आर्थिक ग्रोथ है हमारा क्या है, अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये जो है मैन्युफैक्चर्ड है और ये ट्रेडिंग पर आधारित है। ये चूंकि हम विकासशील देश है इसलिए वो ग्रोथ रेट दिखाई पड़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी वजह से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, आम आदमी का जीवन जिस तरह से असुरक्षित हो रहा है लगातार, वो बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर है। अभी देखिए, जो तेल का मामला था कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं और रूस से तेल खरीदना कम किया है भारत ने, लेकिन अमेरिका जो है इस बात को समझ रहा है कि तेल तो इनको चाहिए और बड़ा खरीदार है भारत तेल का। वेनेजुएला से भी तेल खरीदता रहा भारत, और वेनेजुएला से तेल खरीदने वाला भारत जो है बड़ा देश। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वहाँ जो तेल है, वेनेजुएला का जो तेल है, हम भारत को पहले की तरह ही बेचते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या है इसकी अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अमेरिका भारत को तेल, वेनेजुएला का तेल बेचेगा। तो और अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट हैं, उन्होंने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला से तेल निकालने की फिर से अनुमति दे रहा है, लेकिन केवल सख्त नियमों के साथ ही ऐसा होगा। और अमेरिका कंट्रोल्ड नियमों के तहत भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देने को तैयार है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ठप पड़े व्यापार के फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई। तो ये अमेरिका का खेल है, और देखिए कि किस तरीके से अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है दुनिया के सामने। इजराइल को किस तरह से सपोर्ट किया, गजापट्टी में जो हुआ वो बिना अमेरिका की सहमति के नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें भारत को एक तरह से कहिए या ट्रंप कहिए, एक तरह से मोदी जी को ट्रंप ने अकेला छोड़ दिया, किसी तरह की हेल्प नहीं की। और मोदी जी चाहे जितना कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान गिराता रहा, सच कुछ और रहा, और पाकिस्तान लगातार अपनी मजबूती हासिल कर रहा है। बांग्लादेश भी अब उसके साथ जुड़ गया है, और ये भारत के साथ अफसोसजनक है। तो कूटनीतिक स्तर पर मोदी जी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, और यही वजह है कि मोदी ट्रंप के सामने कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भारत के भीतर हिंदू मुसलमान लगातार किया जा रहा है, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी की छवि जो है वैसे ही बरकरार रहे। मीडिया लगा हुआ है इस क्रम में, अलग अलग चीजें प्लांट की जा रही हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि मोदी जी की छवि अब भारत के भीतर भी लगातार बिगड़ रही है। अब वो जो ग्लैमर हुआ करता था, जो शेखी मोदी जी बघार रहे थे और लोग यकीन कर रहे थे, वो उससे भरोसा टूटा है। और चाहे उत्तराखंड हो, चाहे असम हो, असम में भी कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि वापस अपनी जमीन पाई है। बिहार में भी देख लीजिए, मोदी जी ने बड़ा ये किया और नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की। उनको लगा था कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को घुटने पे ला देंगे, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, वो भी नहीं हो पाया। घुसपैठिया मुद्दा कहीं नहीं चला, न झारखंड में चला, न बिहार में चला, और अब कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठिया का मुद्दा नहीं चल रहा। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हिंदू मुसलमान हो जाए,
लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे को, बंगाल को, बंगाली अस्मिता से जोड़ रही हैं और हिंदू मुसलमान करने के बजाय पश्चिम बंगाल बनाम भारत सरकार करने में लगी हुई। और बंगाली अस्मिता का जब सवाल उठता है तो बंगाली जाहिर है खड़े हो जाते हैं। और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार कोशिश की, वो संदेश खली का मैटर हो, चाहे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का मामला हो, तमाम मामलों में बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर के स्थानीय नेता तक ने प्रयास किया कि ममता के खिलाफ माहौल बनाया जाए पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया। संदेश खली के का पूरा घटनाक्रम भी झूठ पर आधारित पाया गया और लगा कि झूठा नैरेटिव कर करके बीजेपी ने वहां माहौल खड़ा किया। सेम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में आरोप लगा कि ममता जो है आरोपियों को बचा रही हैं, सीबीआई जांच कराई जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने कहा, सीबीआई जांच हुई और जांच के बाद वही निकला, कोई दूसरा अपराधी नहीं पकड़ा गया, वही अपराधी पकड़ा गया एकमात्र जिसको ममता की जो पुलिस है उसने पकड़ा था और उसको फाइनली सजा हुई। बाकी कुछ नहीं हुआ, खाली हल्ला हंगामा होता रहा। अब ये जो घुसपैठिए की बात है वो भी देखिए कि जो हाँ एसआईआर हुआ पश्चिम बंगाल में और घुसपैठिए कितने मिले ये अब तक पता नहीं चला। बिहार में भी कितने घुसपैठिए मिले कुछ पता नहीं चला। और उससे ज्यादा बंगाल से, पश्चिम बंगाल से ज्यादा जो है एसआईआर में नाम काटे गए उत्तर प्रदेश में। 3.25 करोड़, 2,87,00,000 नाम कटे उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें जहां सबसे ज्यादा कहा जाता है कि फेंसिंग नहीं हुई है क्योंकि ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है और इसलिए घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन वहां एसआईआर में सिर्फ 58.21 लाख वोटरों के नाम कटे पश्चिम बंगाल में और 24 लाख के करीब उसमें मृतक हैं, 19 लाख के करीब शिफ्ट हो गए, 12 लाख बताया जा रहा है कि वो लापता है। डुप्लीकेट या फर्जी जो है 1,38,000 वोटर, लेकिन इसमें बड़ी आबादी मतुआ समुदाय की। मतुआ समुदाय वो है जो बांग्लादेश से भाग करके आए हैं, हिंदू हैं, दलित हैं और बड़ी आबादी है। पश्चिम बंगाल के दलितों में से 17% आबादी जो है मतुआ समाज की है और कई विधानसभा, कई लोकसभा सीटों पर मतुआ समाज का असर है। तो अब देखिए ये जो आ रही है आवाज, ये चुनाव प्रचार की आवाज आ रही है। 15 जनवरी को मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, उसकी आवाज आ रही है, ये चुनाव प्रचार करते रहते हैं। तो ममता बनर्जी ने तमाम नैरेटिव को, जो नैरेटिव है बीजेपी का, उसको पंचर किया है। अब तक कोई नैरेटिव बीजेपी का वहां काम नहीं किया। हालांकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के मारे जाने की खबर चल रही है कि पिछले 1 महीने में 6 से ज्यादा हिंदू मारे गए, हिंदू असुरक्षित है, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी लगातार यह कोशिश कर रही है। शाहरुख खान तक को गद्दार कहा गया इस बात को लेकर। बंगाल में भी बीजेपी की यही कोशिश है कि वहां बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका मुद्दा बनाया जाए, लेकिन बन नहीं पा रहा। और भाजपा के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश जैसा हो गया, हिंदू सुरक्षित नहीं। और यही सब अतिरेकी हास्यास्पद बयान है। जब नेता बयान देता है तो सोचता नहीं है कि वो जो बोल रहा है उसका क्या असर होगा। मतलब आम आदमी को नेताजी एकदम मूर्ख समझते हैं कि हम जो बोलेंगे मान लेंगे, और खास करके भाजपाई नेता जो होते हैं उनको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सच है और बार बार बोलेंगे तो सच मान लिया जाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बार बार जब झूठ बोलोगे तो भेड़िया आया वाली कहानी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में यही कहानी। पश्चिम बंगाल में लगातार पिछले, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, यही कहा जा रहा है हिंदुओं को खतरा है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही। अरे तो जनगणना कराओ ना यार, कौन जनगणना कराने से रोक रहा है? जनगणना कराओ, नहीं कराएंगे जनगणना। जो मतुआ समाज है उसको नागरिकता दो, हिंदुओं को नागरिकता देंगे।
नहीं दे रहे हैं नागरिकता। घुसपैठिया आया है, कितना घुसपैठिया इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो भाई वहां ममता दीदी रीजनल पार्टी उनकी है और लड़ाकू महिला है। और एक मैं ममता जी का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं लेते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री का, हमारे कुछ शेयर हैं, कुछ और काम किया है, शेयर भी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मैं लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, वगैरह वगैरह करती हूँ, उससे पैसे आते हैं, हमारे जीने के लिए काफी है। और लोग जानते हैं वहां के कि ममता बनर्जी पे रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, बेईमानी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। और जिस तरह से प्रचारित है पश्चिम बंगाल के बारे में, उस तरह के हालात वहां नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो वहां भी जादू नहीं चल पा रहा है नरेंद्र मोदी जी का। और ये जो आईपैक वाला कांड हुआ है, इससे भी बीजेपी की छवि खराब हुई है और ममता बनर्जी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हुई है। उत्तराखंड में सीबीआई जांच की बात भले कर ली है, लेकिन अभी भी वहां जो अविश्वास खड़ा हुआ है सरकार के खिलाफ, उसकी भरपाई बीजेपी नहीं कर पाई और करना आसान नहीं, क्योंकि गांव गांव में उत्तराखंड के भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए स्थिति ये है कि अभी एक दलित लड़की को उठा ले गए दबंग, उसके बाद उसकी मां की हत्या हो गई, लेकिन अपने अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। बहुजन समाज पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता उनके परिवार से मिलना जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बीच में बाधा बन रही है, ये कह करके कि माहौल खराब हो सकता है। लेकिन योगी सरकार चुप है, योगी मुख्यमंत्री जी जो है चुप है, कुछ जवाब नहीं। और जब एक बार कब कहते हैं कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस है, और अगर वो अपराधी में कहीं नाम आ जाता है मुस्लिम का या यादव का, तो पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे लगता है जिससे बेहद एक्टिव हो जाता है। जीरो टॉलरेंस, वाकई उससे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब अपराधी जब सवर्ण हो जाता है या खास करके राजपूत हो जाता है, तो कप सिरप का मामला लीजिए। कप सिरप के मामले में कितने आरोप लगाए गए। अमिताभ ठाकुर अभी भी जेल में है, उनको अटैक आ गया, उनको इलाज की जरूरत है, बढ़िया इलाज की लोग मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर से उनको शिफ्ट किया जाए एम्स, उस पर अभी कहीं बात नहीं है। तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो रहा है हर जगह। बीजेपी का जो एक खड़ा किया था नैरेटिव, भारत को पता नहीं क्या बना देंगे और हिंदू राष्ट्र, सब टूट रहा है। क्योंकि हिंदुओं के साथ भी जो बर्ताव है भाजपा सरकार का, भाजपा मंत्रियों का, वो चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे क्राइम में हो, चाहे घर तोड़ने का मामला हो, सब जगह हिंदू सुरक्षा भी गौण हो जाता है। और हिंदू के नाम पर गुंडे निकलते हैं सड़क पर, जो गुंडे शाहरुख खान को तो गद्दार कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश के साथ समझौता करते हैं, डीजल बेचने का समझौता करते हैं, तो चुप्पी साध लेते हैं। जब अडानी साहब बिजली बेचते हैं बांग्लादेश को, तो चुप हो जाते हैं। जब अंबानी की क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी रह जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। और जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है अतुल प्रधान, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगीत सोम का काला चिट्ठा खोल दिया। तो बीजेपी को भले लगता है कि उसने आंख बंद कर ली है, या जो जो उसको दिखाई पड़ रहा वही केवल सच है, भारत के नागरिकों को वही खाली सच दिखाई पड़ रहा चूंकि मीडिया उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है। जमीन पर लगातार मोदी जी के खिलाफ माहौल बन रहा है देश में, और ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सबकी प्रतिष्ठा कीचड़ में सन गई है। और इसका खामियाजा देश को तो भुगतना पड़ ही रहा है, इसका खामियाजा भाजपा और संघ को भी भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में।